दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है उसका प्रैक्टिस सेट। जो आपका एग्ज़ाम जो है 2 दिन में होने वाला है, तो ये आज का प्रैक्टिस सेट है हमारा और हम टोटल प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस बुक से कर रहे हैं, ये बुक दिखाने का मेरा मकसद ये है कि ये बुक से कर रहे हैं तो आप भी इसका सलेक्शन कर सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं, राइट। तो चलिए हम तो हमारे सामने है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और इसको हम जो है आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम जो है एक क्वेश्चन को पहले जूम कर देंगे ताकि वो क्वेश्चन अच्छे से हमें दिख पाए और हम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन पे जूम करता हूँ और क्वेश्चन जूम करके ही करेंगे ताकि एक बार में एक क्वेश्चन आपको दिखे और अच्छे से दिखे, राइट। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका शाधिकार है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। और कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी, राइट। तो हमारा क्वेश्चन है कि शासन ने किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी, राइट। तो 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें या 12वें वर्ष। पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये अच्छा से नहीं दिख पा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 10वें वर्ष। 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। हमें कहाँ से पता चलता है, तो अशोक के जो आठवें शिलालेख है ना, 8वें शिलालेख है ना, 8वें शिलालेख में कहा गया कि अशोक ने अपने 10वें वर्ष में क्या है, बौद्ध गया की यात्रा की थी और धम्म यात्रा की प्रथम शुरू किया, राइट। तो शुरुआत किया। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे ये किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। त्रिरत्न में, राइट। हमारा ऑप्शन ए है भ्राबू, जौगढ़, मास्की, उक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जो है मतलब अशोक के जो है अभिलेख हैं, राइट। तो इस पर हम जो है थोड़ा चर्चा। तो ये भ्राबू अभिलेख कहाँ पे है, राजस्थान में है। सबसे पहले राजस्थान में है और इसी में क्या है, बौद्ध धर्म का प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और जिसमें अशोक ने बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी, है ना। तो क्या हो गया, बुद्ध धर्म और क्या है, संघ के प्रति अपनी आस्था जो है प्रकट की थी। तो हमारा ये जो है पूछा गया त्रिरत्न है, तो हमारा बुद्ध धर्म और संघ जो है त्रिरत्न है और इसमें अशोक ने कहाँ, भ्राबू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, अपनी आस्था प्रकट की थी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कि मास्की अभिलेख, राइट। तो मास्की अभिलेख जो है ये है कर्नाटक में है और इस अभिलेख की विशेषता क्या है कि इसमें जो है अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। मतलब इससे पहले जो है अशोक का नाम क्या लिखा होता था, प्रियदर्शी, है ना, प्रियदर्शी, इस प्रकार लिखा होता। तो पहले लगता था कि ये जो है अलग अलग लोग हैं, लेकिन इस अभिलेख से पता चला कि अशोक का नाम अशोक था और वो दोनों जो थे एक ही अभिलेख थे। ओके, तो हमारा ये हो गया इसके बारे में। इसके बाद एक और अभिलेख यहाँ पे बचता है, जौगढ़ अभिलेख जो है उड़ीसा में है और इसकी प्रमुख बातें क्या है, मतलब इस अभिलेख की विशेषता क्या है कि इसमें अशोक ने बोला है कि सभी मनुष्य हमारे बच्चे हैं, राइट। तो इसके लिए जो है हमारी नहीं, मेरी संतान है, राइट। तो मेरी संतान है, बच्चे नहीं संतान है, राइट। तो हो गया हमारा क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में जमा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां, औरंगजेब और शेरशाह सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। शाहजहां के द्वारा कब बनवाई गई थी, 1644 से 1656 के बीच में, राइट। और इसके बनाने की लागत जो है 10 लाख आया था। ये सब तो एग्जाम में नहीं पूछी जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। लेकिन ये कहा जाता है इसके बारे में, जमा मस्जिद के बारे में, कि यह विश्व का जो है प्रभावशाली अवलोकन करने वाली मस्जिद है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय जाता है। ओके, कलकत्ता में फोर्ट विलियम का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 4 है लॉर्ड वेलेजली। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड वेलेजली को विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए है विनायक दामोदर सावरकर, दादाभाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर क्या है, विनायक दामोदर सावरकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में ने बम्बई में बैठक कर
प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का नाम था, देखिए अब हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है और इलेक्ट एक्ट आंदोलन है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2 असहयोग आंदोलन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जूम कर देता हूँ फिर से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ष 1903 में भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी देखते हैं। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, विनायक दामोदर सावरकर और बाल गंगाधर तिलक, राइट। तो इसका प्रश्न सही उत्तर है क्या है? ऑप्शन 3 विनायक दामोदर सावरकर ने भारत में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग लिया था? ओके, तो क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन देखेंगे 98, 78, 87 और 95। तो करेक्ट आंसर है 78 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ लिखा हुआ स्थित मतलब यहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। तो शीत युद्ध के प्रमुख मुख्य शत्रु थे, कौन थे? यूएसए चीन थे, तो नहीं। ओके, यूएसए चीन यूएसएसआर थे, नहीं। पाकिस्तान भारत नहीं, तो यूएसए और यूएसए वर्सेस क्या था? यूएसएसआर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाकारी शासन संभव है? ओके, स्वेच्छाकारी मतलब स्वेच्छा से शासन, ठीक ना। तो ये क्या है? एक दलीय राज्य या द्विदलीय राज्य, बहुदलीय राज्य या दो और अधिक राज्य। तो ये संभव कब है कि एक दलीय राज्य होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है? ओके, तो क्या है? मीनाक्षी मदन राय, तो यह है सिक्किम उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं, क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे, ऑप्शन देखिए, शाह कमीशन, नाना वटी कमीशन, बलवंत राय कमीशन समिति और लिबर हन कमीशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनाई गई थी वो पंचायती राज के से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से क्या व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? मतलब कि व्यक्ति के स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। देखिए, अधिकार परीक्षा है ना, क्यू वारंटो इसको अंग्रेजी में बोले, परमादेश मेंडामस बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षकरण, तो हैबियस कॉर्पस और सर्टिओररी मतलब सर्टिओररी, राइट, तो अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं। तो ये क्या है? बंदी प्रत्यक्षकरण। क्या बोला कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, सर्टिओररी है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? आर्टिकल 21 में दिया गया है, आप इसको याद रखिएगा। वहीं पे 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, राइट। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, राइट। तो यहाँ पे आ गया, तो हमने ये क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन 3 जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि शून्यकाल क्या होता है? तो अगर आपने मेरा पॉलिटी वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन एमसीक्यू के माध्यम से ही मैंने ये सब बताया है और बहुत अच्छे से बताया है, राइट। फिर से मैं बताना हूँ कि शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो जब विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार होता है, नहीं जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है, राइट। तो ये हमारा जो है सही है प्रश्न। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है? कोई विधेयक धन विधेयक यह है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, राइट। देखिए, धन विधेयक के बारे में कहाँ दिया गया? अनुच्छेद कितना? 110 में दिया गया। आप इस चीज़ को याद रखिए, ये भी क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है। तो धन कोई भी जो है विधेयक है, धन विधेयक है नहीं, इसको मतलब कौन निर्णय करता है इसका? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में है कि किस राज्य को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 19वें राज्य के रूप में हुई है, राइट। तो देखते हैं, 1 मई 2014 नहीं, करेक्ट आंसर है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में एक राज्य का गवर्नर द्वारा हटाया जाता है। देखिए, गवर्नर का पद क्या होता है? पश्चात पर्यंत पद होता है, मतलब किसके अनुसार से ये पद धारण करते हैं? तो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार से, राइट। एक गवर्नर का हो गया, एक महान्यायवादी का पद हो गया। ओके, तो ये सब पद क्या होता है? इसको बोलते हैं पश्चात पर्यंत पद, राइट। तो इसको कभी भी राष्ट्रपति के गवर्नर को किसको हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति के अनुसार हटाया जा सकता है, राइट। अब इसका गवर्नर के पद के बारे में, राज्यपाल के पद के बारे में कहाँ दिया गया था? अनुच्छेद 156 में दिया गया है, राइट। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि संविधान का अनुच्छेद 14 के
भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है। तो क्या है वो समानता का अधिकार, राइट, ऑप्शन 4 में है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है अनुच्छेद 23 और 24 में होता है। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार तो निजता का अधिकार अनुच्छेद किसमें है, 21 में है। और निःशुल्क और अनिवार्य आधारभूत शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है, तो 21A में दिया गया है, राइट। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 मतलब कि अनुच्छेद दिया गया है, 16, 17, 25 और 24, राइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 20, मतलब ऑप्शन 4 है, जो कि अनुच्छेद 24 जो है करेक्ट आंसर है, राइट। यहाँ पर देखिए और भी अनुच्छेद हैं, ओके। तो जो वो सभी अनुच्छेद क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए 17 जो है अनटचेबिलिटी के लिए अनुच्छेद है। और तो अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 25 में दिया गया है धर्म मानने की स्वतंत्रता, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, राज्यसभा का कार्यकाल है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है। प्रत्येक 6 वर्ष होता है, ऑप्शन 2 में है। और प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं, राइट। और राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। हम मतलब ये राज्यसभा का कभी भाग नहीं होता, और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो है 106वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था कब, 2023 ईस्वी में, राइट। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और राष्ट्र राजधानी क्षेत्र जैसे दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों में से 1/3 सीटों आरक्षित करती है। और इसमें क्या है, SC जो होते हैं और ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, राइट। तो 1993 है ऑप्शन, जो एपिक बोलते हैं, है ना, वो किया गया था। किसके, उस समय चुनाव आयोग जो थे TN सेशन थे, और उन्होंने ऐसा लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि दो अक्षांशों के बीच, है ना, 2 अक्षांशों के बीच समय अंतर है, मतलब समय का अंतर कितना होता है, राइट। तो 2 अक्षांशों के बीच जो है समय का अंतर होता है वो होता है 4 मिनट का, राइट। तो अब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरिकेन क्या है। हरिकेन है ना, वो एक चक्रवाती क्या है, तूफान है। और ये होता कहाँ है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली है। तो ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। जैसे कि हिमांक बिंदु होता है, राइट। तो क्या है, उच्च होता है, निम्न होता है, समान होता है, जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है। तो हमेशा क्या होता है, निम्न होता है। इसमें पूछा क्या क्या है, निम्न होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या है ना, समुद्र के जल का हिमांक, मतलब वो मतलब कि कौन पहले जमेगा, एक नॉर्मल वाटर जमेगा या समुद्र का पानी पहले जमेगा। तो समुद्र का पानी पहले जमेगा, राइट। तो निम्न होता है हिमांक, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए गए हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है हेलियोफाइट या हेलोफाइट, जीरोफाइट या एपीफाइट, राइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हेलोफाइट। अब जो यहाँ पे 4 जो टर्म दिए गए, हेलियोफाइट, हेलोफाइट, जीरोफाइट और एपीफाइट, इसके बारे में हम जानेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा वर्ड है हेलियोफाइट। क्या होता है, देखिए हेलियो, इसको लिखते हैं HELIO। हेलियो मतलब सन होता है ना, सन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि वे वैसे पौधे होते हैं जो तेज धूप में अच्छी तरह से बैठते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा हेलियो मतलब क्या होता है, सॉल्ट, राइट। तो वे ऐसे पौधे हैं जो क्या है, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा नमक होता है, पानी मतलब कि वाटर जो है नमकीन होता है, वहाँ पे ये अच्छी तरह से उग जाते हैं। तो मैंग्रोव जो है इसका ही एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट है ज़ेरोफाइट, है ना। तो ज़ेरोफाइट क्या होता है, ज़ेरोफाइट वैसे मतलब कि पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो मतलब रेगिस्तान में उगते हैं, ओके, रेगिस्तान में उगते हैं। तो ये होता है मतलब इनके पास ये कैपेसिटी होता है कि मतलब ज़्यादा पानी इनको नहीं चाहिए और आराम से ये सर्वाइव कर लेते हैं। और हमारा चौथा है एपीफाइट। एपीफाइट का अर्थ क्या हो गया कि ये कुछ पौधे को आपने देखा होगा कि एक पेड़ है उसके ऊपर जो उगा होता है, जिसको एपीफाइट बोलते हैं, राइट। तो हो गया ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह धातुओं जास्ता हो गया तांबा के बड़े भंडार पाए गए हैं, राइट। तो वो कौन सा राज्य है, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन ए है बी राजस्थान, बिहार और असम। तो ये है क्या, करेक्ट आंसर क्या है, राजस्थान। राजस्थान में जैसे कॉपर हो गया, बॉक्साइड, सीसा, जिंक, सोना और चांदी का बहुत भंडार पाए गए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग
उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करने वाला कौन सा है? देखिए ऑप्शन है केरल या मराठवाड़ा, गंगे, पश्चिम बंगाल या कोरोमंडल और रायलसील सीमा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदियों घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है ना। तो कौन सा काम करेगा? तो आपको अगर याद होगा तो ये जो था अरावली है, क्योंकि इस पर अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था अरावली के बारे में। तो हमारा जो है अरावली जो है जो प्रमुख है। ओके, जो सिंधु और गंगा नदियों के बीच जो है जल डिवाइडर की काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था, है ना। तो सर्वप्रथम किसे जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है गोदावरी और कृष्ण। ऑप्शन मतलब करेक्ट आंसर है गोदावरी और कृष्णा को सबसे पहले जो है जोड़ा गया था, जो कि आंध्र प्रदेश में है ना, एपी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट के रूप में वर्गीकृत किया गया था? अभी तुरंत हमने पढ़ा था हेलोफाइट। हेलोफाइट मतलब सन, हेलियो ना, मतलब सन होता है, फाइट मतलब वो पौधे होते हैं। तो हेलियो मतलब क्या है? जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा सूर्य की मतलब सूर्य की रोशनी जो है उनको झेलने की शक्ति रहता है ना। तो हमारा ऑप्शन हो गया 3 जो कि करेक्ट आंसर है, मतलब कि कहाँ होगा? सुंदरवन डेल्टा में। सॉरी ये हेलो है, हेलियो नहीं है। तो हेलो मतलब क्या होता है? हेलो मतलब होता है सॉल्ट, और सॉल्ट प्रकार के तो सुंदरबन डेल्टा हो गया। मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि उपाय एवं युक्तियाँ आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भाग है। कौन सी उपाय है और कौन सी क्या है युक्तियाँ हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। केंद्र सरकार के लिए, ऑप्शन 2 है बैंकों के लिए, ऑप्शन 3 है राज्य सरकार के लिए, ऑप्शन 4 है नाबार्ड के लिए। इसका सही उत्तर है राज्य सरकार के लिए, ऑप्शन 3 जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न संघ सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? राइट, तो ऑप्शन ए है सीमा शुल्क, मतलब कि कौन सा कर जो है सबसे फायदा करता है ना। सीमा शुल्क हो गया, या आबादी या कॉरपोरेशन कर, या आयकर हो गया, संपत्ति कर, इंटरनेट कर तथा उपहार कर। तो ये करेक्ट आंसर है कॉरपोरेट कर, है ना, कॉरपोरेशन कर। तो ऑप्शन 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 36 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि क्या है? तो प्रतिवर्ष प्रीमियम की राशि है 12 रुपये। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बोला गया कि निम्नलिखित पर विचार के बैंक भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, अटल पेंशन योजना। राइट, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें दिखे। क्या बोला जा रहा है कि इन सभी पे हमें क्या है विचार करना है। ओके, तो उपयुक्त कार्यक्रमों में से कौन से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में भाग है का भाग है? राइट, तो वित्तीय समाकरण। तो देखिए इसमें सभी जो है ऑप्शन 3 जो है हमारा, इसमें बैंकों का खाता खोला जाना, है ना, भुगतान बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा लोन योजना, अटल पेंशन योजना, सभी क्या है समावेशन प्रक्रिया, मतलब वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे SCI, तब कि मानव पूंजी सूचकांक द्वारा जारी किया जाता है। तो SCI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है, हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में भारत ने एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल के युद्धकाल प्रबंध हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में शामिल नहीं है? ओके, क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे हैं। तो देखते हैं, चांदीखोला उड़ीसा में है, ये करेक्ट है, मतलब यहाँ पे है, और कर्नाटक में भी है, विशाखापट्टनम में है। इसका करेक्ट आंसर है पुणे में नहीं शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना शुरू की गई है, यह के लिए योजना है। ओके, किसान भारत संपदा योजना। तो जैसा कि नेम इसका सजेस्ट कर रहा है, तो आप सब बता सकते हैं कि किसके लिए है। तो देखते हैं, दूसरी हरित क्रांति करने के लिए, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, या कृषि समुद्र प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों का विकास करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति देता है। ये हम या फिर बोला खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने के अंतर्गत वायु सहित जल और मृदु पेय नहीं आते हैं। हम देखेंगे इसका ऑप्शन देखेंगे। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर दिख सके। राइट, ये हमारा क्वेश्चन है, हम आंसर की ओर देखते हैं। बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य संस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का देखिए यहाँ फिर से पढ़ के देखता हूँ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति देता है, ये करेक्ट है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत वायु
सहित जल मृदु पेय नहीं आते हैं। ओके, तो ये गलत है, ये आते हैं। और बियर और अन्य अल्कोहल युक्त पेय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंदर आते हैं। तो ये 3 भी सही है, मतलब ऑप्शन जो है 1 और 3 सही है, मतलब 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है ना। प्रधानमंत्री युवा योजना का क्या उद्देश्य है कि युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना है ना। मतलब ये उद्यमिता मतलब क्या, स्किल को बढ़ाएगा तो अच्छा रहेगा ना, स्किल को बढ़ाएगा, फिर वो क्या अपने खुद से वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 43 के मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्र अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 43 कर रहे हैं, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की सूचना है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, जब व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तुओं को देख सकता है, तो यह क्या कहलाता है ना। यहाँ पे निकट की वस्तु से नहीं देख पा रहा है लेकिन दूर की वस्तु को वो देख सकता है, राइट। तो क्या है, प्रेस बायोपिया है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष है, या फिर क्या हाइपर मेट्रोपिया है, या दीर्घ दृष्टि दोष है। करेक्ट आंसर क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडोला, राइट, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है, कैंडोला है। नेक्स्ट है कि एक गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है कहलाता है ना। दर्पण तो गोली है लेकिन उसके अंदर की तरफ जो है क्या है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है। ओके, तो ये दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के क्या है। तो ऑप्शन ए है संबंधित नहीं है, या बराबर है, या फिर मैं छोटा कर दे रहा हूँ, इसको पता चल जाएगा, बराबर है या विपरीत अनुपाती या प्रत्यक्ष है। तो देखिए आपका क्या है, एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी गति के क्या है, संबंधित है या नहीं। देखिए एक मतलब आदमी ए है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा या 10 किलोमीटर से क्या कोई भी चीज़ की दूरी से जो है गति से कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये संबंधित नहीं होता है, राइट। अगर टाइम बोलता तो टाइम हो सकता था, क्योंकि जितना आपका स्पीड जितना कम होगा टाइम आपको इतना ज़्यादा लगेगा। ओके, तो ये इससे संबंधित नहीं है, राइट। नेक्स्ट वस्तु है जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है किंतु पास की वस्तुओं से धुंधला नजर आती है, राइट। तो वो कौन सा कहलाता है, तो हाइपर मेट्रोपिया कहलाती है वो। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 49 कि ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात कहलाता है ना। तो ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात जो कहलाती है वो मैक संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, तो देखते हैं। तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु, तो जर्मन सिल्वर जो है मिश्र धातु है तांबा, निकिल और जिंक का। तो दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिया है, और अगर आप चाहें तो मैं और भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ। चलिए हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है, सोना या फिर लोहा, प्लेटिनियम या टंगस्टन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 51 कर रहे हैं। तो देखिए टंगस्टन जो है सबसे कठोर धातु है। ओके, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है। देखिए H2O ये तो वाटर है, सल्फ्यूरिक अम्ल ये है, और NaCl इसको क्या बोलते हैं, NaCl को आपने सबने पढ़ा है, ये तो नमक हो गया, NS, और ये क्या हो गया, ये हो गया ना सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारा क्या है, अम्ल है। तो अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है तो ये सही है। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का प्रयोग करते हैं ना। ऑटोमोबाइल जो बैटरी होता है उसमें कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है कि कॉटन फाइबर किससे बना होता है ना। तो कॉटन फाइबर बना होता है सेल्यूलोज से, राइट। ऑप्शन ए में दिया गया है, करेक्ट आंसर है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है, तो ये तो आपको सबको पता होगा कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, एंटीजन क्या है, तो एंटीजन क्या होता है, ऑप्शन ए में देखते हैं कि नुकसानदायक बैक्टीरिया को खत्म करता है, जहर के रूप में कार्य करता है, या शरीर के तापमान को कम करता है, एंटीबॉडी के निर्माण में प्रोत्साहित करता है। एंटीजन क्या करेगा, एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। ओके, तो कौन सा होगा, थायरक्सिन है, एल्डोस्टेरोन है, या एस्ट्रोजेन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है थायरॉक्सिन, राइट। नेक्स्ट है हमारा 58, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं, सनसाइन विटामिन, तो विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है गाजर और आम इसका विपुल स्रोत है। ठीक है, गाजर और आम जो है मतलब विपुल मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा स्रोत है, तो क्या है, तो विटामिन ए का स्रोत है, राइट, विटामिन ए। नेक्स्ट है कि समान व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर कितना होता है, IQ लेवल। तो IQ लेवल कितना होता है, मतलब सामान्य का, तो 90 से 100 के बीच में होता है।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए यदि बोला गया कि 347.297 इक्वल टू इतना, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है हमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 राइट, तो 4 जीरो हम यहाँ पे बैठा देंगे। 1 2 3 4, यहाँ से 3 जीरो, देखिए यहाँ से 3 जीरो हो जाएगा 1 2 3 राइट, 1 2 3, तो यहाँ हो गया पूरा इतना राइट। तो यहाँ से हम हाँ, तो इसका मान पूछा जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे कितना बचा है, 347,297/42 मल्टीप्लाई 10 बराबर में एक्स, हमको इसका मान निकालना है ना। तो 347,297/42 को यहीं रहते हैं, x/10 हो जाएगा वैल्यू। आंसर हमारा x/10 2 हो गया। ओके। नेक्स्ट देखिए, एक बल्लेबाज की 15 पारियों की एक निश्चित औसत थी। मान चलिए कि 15 पारियों की औसत x होगी, तो x हो गया प्लस, लेकिन उसने 16वीं में पारी में 156 रन बनाया, तो 156 रन मैंने ऐड कर दिया, मतलब टोटल इतना रन हो गया। और जिससे उनकी औसत जो है 8 बढ़ गई, मतलब टोटल उसने कितना खेला, 16 पारी खेला, तो पहले औसत कितना था, x था, और बाद में 16वें पारी में 8 बढ़ गया। ओके, तो देखिए 16 कीजिए, 15x प्लस 156 बराबर कितना हो गया, 16x प्लस 8 छक 48 और 8 8 8 4 12, 128। ओके, तो देखिए x बराबर 28×56 होता है, तो 28 हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक शहर के वयस्क आबादी 70% पुरुष है, 60% महिलाएं, मतलब शहर की वयस्क आबादी के 60% तथा 70 पुरुष और 60% महिलाएं जो है साक्षर, तो आबादी का कितना प्रतिशत साक्षर है। ओके, तो देखिए ऐसा ही है कि इसमें बताया गया कि 60% पुरुष साक्षर है और 60% नहीं, 70% पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर है, राइट। और कोई जानकारी इसमें नहीं दिया गया, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ओके, इसके लिए और कोई जानकारी का देना आवश्यक था। नेक्स्ट है हमारा कि यदि 400 सेबों का क्रय मूल्य 320 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन में सीधा सीधा हम क्या कर देना, 400 में 320 क्रय मूल्य इतना हो गया, तो देखिए 400 में से 320 करेंगे, तो माइनस देखिए 400 माइनस 320/320 मल्टीप्लाई 100, अब सॉल्व करेंगे तो 25% आ जाएगा, तो ऑप्शन 3